अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ का सिर्फ जिक्र किया हो और थोड़ी देर बाद उसी चीज़ का ऐड आपके मोबाइल पर आने लग जाए, या आपने एक वीडियो देखी हो और फिर वैसी ही कई और वीडियोस आपके सामने आना शुरू हो जाएं? और जब ऐसा होता है तो दिल में एक हैरान कुन सा सवाल ज़रूर आता है कि आखिर फ़ोन को कैसे पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, फ़ोन को कैसे पता चलता है कि हम क्या ख़रीदने की बात करें। और ये बात वाकई हैरान कुन लगती है, लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि ये जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो डेटा है इसका सारा खेल है। क्योंकि जो आज के स्मार्टफ़ोन और ऐप्स हैं वो हमारी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और जो मालूमात है उनको मुसलसल इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर ये सिस्टम, जिसे हम एल्गोरिथम भी कहते हैं, ये मालूमात को समझकर अंदाज़ा लगाता है कि हमें किस किस्म की चीज़ें पसंद हैं। तो फ़ोन हमें इसी से मिलती जुलती चीज़ें बार बार दिखाना शुरू कर देता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं और हमें लगता है कि फ़ोन ने हमारी सोच पढ़ ली है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि हम पहले ही कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़ चुके होते हैं, चाहे वो सर्च के ज़रिए हो, किसी वीडियो के ज़रिए हो या किसी गुफ्तगू के ज़रिए। इसीलिए हमें ये एहसास होता है कि फ़ोन को हमारी सोच का पता चल गया, हालांकि असल में ये डेटा और हमारी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उसका रिज़ल्ट होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को समझदारी से इस्तेमाल करें और कभी कभी अपनी पसंद से हटकर भी कुछ चीज़ें देखें और कुछ नया पढ़ें। टेक्नोलॉजी जो है वो बेशक हमारी सहूलत के लिए है, लेकिन अगर हम मोहतात ना हों तो यही टेक्नोलॉजी हमारी सोच और फैसलों पर असरअंदाज भी हो सकती है। तो इसी इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। क्योंकि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग की बात होती है तो सब ये समझते हैं कि ये सिर्फ बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सच तो ये है कि ये माँ की अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं वो ख़ुद कई ख़तरनाक बीमारियों से महफूज हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि बच्चे के साथ साथ एक माँ को कैसे तंदुरुस्त और सेहतमंद रखता है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे, स्पेशली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बिल्कुल, यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर सना, थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि अगर कोई जल्दी उनको बाहर का दूध लगा देना या डब्बे का तो बड़ा एक बैकलैश आता है घर के बड़ों की तरफ से कि भाई इतनी जल्दी तुमने इसको लगा दिया, मतलब इसके लिए ज़रूरी है ब्रेस्ट फीड करना। तो ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? एग्जैक्टली, एक्चुअली हम आपको पता है बेबी होने के बाद वैक्सीनेशन देते हैं। आपको पता है सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीनेशन इज़ एक्चुअली द ब्रेस्ट फीडिंग, और वो होती है स्पेशली 7 डेज़। जो फर्स्ट 7 डेज़ का मदर का मिल्क है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यून सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि आपके बेबी को बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इसके लिए इसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं जो 7 डेज़ का है, और इसके लिए मैं चाहूँगी सब फीमेल स्पेशली ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और यहाँ पर पेरेंट्स और वाकई बुज़ुर्ग सही कहते हैं कि पहले 7 दिन का तो मिल्क जाना ही चाहिए। आप ये एक पहला गिफ्ट है माँ का। अगर आप ज़िंदगी का सबसे हसीन गिफ्ट अपने बच्चे को देना चाहती हैं, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी को पूरी ज़िंदगी में इन्फेक्शन से इवन, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ की जा रही हैं अभी तो मिल्क में जो कुछ है कॉम्पोजिशन वो डायग्नोज भी नहीं हो सका कि कितने अरसे तक आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं और किस इन्फेक्शन से। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है फार्मूला मिल्क से। और बहुत सारी, मैं यही कहूँगी कि जितनी माएँ अगर जितना भी टाइम मिले, चाहे आपको 15 दिन भी मिले, आप वर्किंग लेडी भी हैं, तो आप कम से कम मिल्क स्टार्ट करवाएं। ये नहीं कि आपने नहीं पढ़ाना, यानी एक तरह का नहीं मिल्क पिलाएंगे, लेकिन फिर भी आप जितना टाइम मिले आप ज़रूर पिलाएं। ठीक है। अच्छा, आपने बात की है कि वैक्सीनेशन जो है इसको हम बेस्ट वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं, बच्चे के लिए सबसे अच्छी वैक्सीनेशन है। तो कैसे उसके लिए ये बेनिफिशियल है और कौन कौन सी बीमारियों से बचाते हैं? जी, इसमें होती है इम्यूनोग्लोबिन ए जो कि बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाती है। सबसे पहले आप कह लें
आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी बहुत सारी डिजीज़ है, और स्पेशली डायरिया से, और लंग्स की बहुत सारी डिजीज़ हैं, आस्थमा है, एलर्जी है, निमोनिया होने से, कान की जो इन्फेक्शन हो जाती हैं वो भी देखा गया है कम होती हैं। इसी तरह स्टमक के जितने इशू हैं, फॉर एग्जांपल अक्सर माँ ये कंप्लेन करती हैं पहले 3 to 4 मंथ्स में कि गैस का इशू ज़्यादा है, बच्चे रोते रहते हैं। तो ये देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चे होते हैं उनमें ये सब गैसेस के इश्यूज़ और पेट के प्रॉब्लम सब कम होते हैं, और फीवर भी बहुत कम होता है। लाइक समहाउ हर तरह की इन्फेक्शन जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग वालों को कम होती है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर फ्यूचर में देखा जाए बच्चे के फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बेबी में मोटापा नहीं होता, और कुछ स्पेसिफिक कैंसर बेबी में देखा गया है ल्यूकीमिया जैसी डिजीज़ 20% अगर आप एक्सक्लूसिव फीडिंग करवा रहे हैं 2 ईयर्स तक, तो आपको ल्यूकीमिया जैसी डिजीज़ से भी 20% जो है प्रिवेंशन हो जाती है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा। मतलब ये जो कहा जाता है कि जो बच्चे जल्दी फार्मूला मिल्क की तरफ चले जाते हैं और पाउडर्ड मिल्क की तरफ चले जाते हैं, और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं तो वो उन बच्चों की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये सच है? रियलिटी इज़ दिस। इसमें होता क्या है, असल में ब्रेस्ट मिल्क में होता है DHA। DHA जो होता है ना, DHA का आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है आपको पता है? मीट में, ड्राई फ्रूट्स में। फॉर एग्जांपल आप कह लें, हम कहते हैं बादाम खाएं दिमाग तेज़ होगा, नज़र तेज़ होगी, इस तरीके से अखरोट खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो DHA है वो एक ख़ास तनासुब में विद आपके कह लें इम्यून सेल्स और ऐसा कॉम्बिनेशन से मदर की मिल्क में है जो कि वाकई ही देखा गया है कि बच्चों को ज़हीन भी बनाता है। डेफिनेटली जीन भी मैटर करती हैं, माहौल भी मैटर करता है, बट अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क, आपकी जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनकी जहानत ज़्यादा होती है, उनको देखा गया है। और उसमें क्योंकि फार्मूला मिल्क में आपने डाल देना है DHA, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन जो कुदरत ने रखी है कुदरती अज्जा के साथ वो नहीं हो पाती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप ज़हीन बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं। अच्छा डॉक्टर सना, ये बताएं कि मदर जो है कहा जाता है कि वो खुद भी बहुत बीमारियों से बच जाती है और उसकी भी एकदम से बॉडी जो है ना वो डिटॉक्स मोड पे चली जाती है अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, तो इस सवाल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, मदर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि जब आप फीड कराते हैं तो एक हमने आप अगर मैं डाटा वाइज कहूँ तो ओवेरियन कैंसर अगर 6 मंथ करा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 15 to 20% इन फ्यूचर एक तरह का कैंसर, ओवेरियन कैंसर कम हो जाएगा रिस्क। इसी तरीके से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे जाएं और ब्रेस्ट कैंसर की तरफ देखा जाए तो आपका पर ईयर 4% रिस्क कम हो रहा है कैंसर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फ्यूचर में ये देखें, एक्चुअली मदर की इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर हेल्थ के लिए। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो वो अपनी फ्यूचर हेल्थ को सेव कर रही हैं, आपको कैंसर नहीं होंगे, आपका वेट कम हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि अगर आप में ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं, अगर डिलीवरी के फ़ौरन बाद आप करवाती हैं तो जैसे डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती है, और एक बॉन्डिंग बनती है मदर और बेबी में जो आपको रिलैक्स करती है, सुकून देती है। और ये भी देखा गया है कि अगर मदर फीडिंग हो तो उससे डिप्रेशन के और मेंटल हेल्थ इशू कम होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा माँ का और बेबी का उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल डिप्रेशन और सारी डिजीज़ आपकी कम होंगी। तो कैंसर, मेंटल हेल्थ और बॉन्डिंग, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग से फ्यूचर में। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से और कैसे माँ और जो बच्चा है दोनों की हेल्थ इससे काफ़ी सही हो जाती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे सही होती हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ना सिर्फ माँ की फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे थे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर सना नज़ीर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मदर फीड करवा रही हैं तो पूरी फैमिली को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वो भी न्यूली मॉम है, न्यूली बेबी हैं, उन्हें टेक्निक समझने में कमी एक तरह की न्यू होती हैं। तो पूरी फैमिली को बड़ी सॉफ्टली उन्हें हैंडल करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए और हेल्दी डाइट देनी चाहिए ताकि आपकी जनरेशन जो है हेल्दी हो, ज़हीन हो। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, क्योंकि अमूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं लेकिन बाद में थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। हाँ, एक बार टिपिकल होता है हम भी माएँ थी, हम भी ये था, ऐसे नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि
जितना आप अपनी बहू को और अपनी बेटी को केयर दे सकते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, वो उनके फ्यूचर को सेव करेगी, बच्चों को हेल्दी बनाएगी और इन रिटर्न आपको भी एक हेल्दी बेबी ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, जिससे हर दूसरी लड़की आजकल हमें परेशान नज़र आती है। एकदम से वेट का इंक्रीज़ हो जाना, हमारे जो फेस है उस पर अनवांटेड हेयर एकदम से नज़र आने लग जाना और हर वक्त मूड ख़राब रहना, ये वो तकलीफ़ हैं जो इस बीमारी के साथ आती हैं। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसका इलाज सिर्फ जो है वो एक्सपेंसिव मेडिसिन से मुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका इलाज कुछ आसान फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और आसान एक्सरसाइज से भी किया जा सकता है। तो आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नयाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। डॉक्टर नयाब, सबसे पहले बताएं कि जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हम डाइट का एकदम से डाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं कि हमने ये डाइट करनी है, और साथ ही हम ना अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करते हैं और जो मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये बताएं कि इसमें जो एक्सरसाइज का रोल है या फिजियोथेरेपी का रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, पहले तो जो पीसीओएस है अब जो है न्यू टर्म उसकी पीएमओएस कर दी गई है। अच्छा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक जो है इश्यूज भी आते हैं, एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसको भी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो थी ना ये मिसलीडिंग थी कि इसे पीसीओएस आपकी जो है ऑब्वियस में सिस्ट फॉर्मेशन के रिलेट किया जाता था, नाम से ही वो उसको जो है ना रिलेट कर देते थे। लेकिन अब जो है 10 ईयर्स की स्टडीज़ के बाद जो है ये प्रूव हो चुका है, जो कि हम बहुत पहले बता चुके थे अपने पेशेंट्स को, कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपकी जो है बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं, एक्टिविटीज़ जो सी हैं नॉर्मली आप एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं हो, तो आपको पीसीओएस को जो है वो ट्रिगर कर सकता है। तो अब जो है वो रिसेंट स्टडी ने प्रूव कर दिया है कि ये जो है ये पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम है, जिसमें आपके हार्मोन्स भी रिलेट करते हैं, जिसमें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, जिसमें आपका मेटाबॉलिक इश्यूज भी होते हैं, और आपकी जो ओवरी में सिस्ट है फॉर्मेशन वो किसी में हो सकती है। वो आपके जो है टेस्ट करवाए जाते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, और आपके प्रॉपरली उसमें जो है टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको किस टाइप का पीसीओएस है। अब पीसीओएस में भी जो है ना टाइप्स हैं। अब इसमें किसी जो पेशेंट को है हार्मोन्स की वजह से पीसीओएस है, किसी को जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओएस है, और किसी को जो सा है ना बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि लाइफस्टाइल ना होने की वजह से एक्टिव, उसकी वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। तो ये जो है ना पीसीओएस की टाइप्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा वेट जो सा है नॉर्मल है, ठीक है, और ना ही हमें कोई अनवांटेड हेयर है, लेकिन क्या मसला है कि उनको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इस वजह से क्या होता है कि उनका जो है पीसीओएस का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता। तो उसमें हम जो है ना मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाती है। देखिए फिजियोथेरेपी एक ऐसी जो है ना फील्ड है जिसमें आप जो है नॉर्मली उसमें लाइफ मॉडिफिकेशंस की तरफ लेके जाते हो। अब पेन रिलेटेड तो हम लोग पेन मैनेजमेंट चीज़ें वगैरह अप्लाई करते हैं। अब फिजियोथेरेपी कैसे रिलेट करती है उसमें वाज़ेह तौर पे अपने सब सुनने वालों को बताऊंगी कि जो फिजियोथेरेपी है ना बेसिकली वो क्या होता है कि आपका वो पेन मैनेजमेंट, आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन और उस आपकी लाइफ को किस तरीके से एक्टिव करना है, वो तमाम चीज़ें जो उनसी है ना फिजियोथेरेपी में होती हैं। तो इसलिए ना जो है फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीएमओएस में। तो इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि आपकी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिस्टम आपका मेंटेन हो सके और अच्छा हो सके, उन पे फोकस करना। और अक्सर तो लोग ये भी कहते हैं, हमारे शो में भी 2-3 लोगों ने कहा है कि इसको सिर्फ आप मैनेज कर सकते हैं, इसका जो इलाज है वो मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है, और साथ साथ ये भी है कि इसके साथ साथ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, जो आपका मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो ये जो है ना आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर हम जो है फिजियोथेरेपी की तरफ आएंगे कि जो कहा जाता है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को भी हम ये कहते हैं कि आपने मैनेजमेंट करनी है। पीसीओएस के पेशेंट्स को भी कहते हैं मैनेजमेंट करनी है, और ये हकीकत है कि इसका अभी परमानेंट सोल्यूशन कहीं
कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे ना, वो मैनेजमेंट का ही कहते हैं, तो इसीलिए PMOS को इसको रिलेट किया गया है, इसका नेम चेंज किया गया है ताकि लोगों को अवेयरनेस पैदा हो सके कि ये जो है ये सिर्फ सिस्ट फॉर्मेशन के रिलेटेड नहीं होता, ये आपकी जो है मेटाबॉलिक, एंडोक्राइन, ये तमाम इश्यूज़ के रिलेटेड होता है। इसमें आपकी जो है वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको हार्मोन्स को बैलेंस्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें आम तौर पे आपने ख़वातीन में देखा होगा कि उनके नॉर्मली थायराइड की वजह से भी जो है ना PCOS हो सकता है, ठीक है। तो उसमें थायराइड का भी टेस्ट करवाया जाता है, आपका वेट जो है मैनेज करवाया जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर किसी पर्सन का 42 वेट है, ठीक है, एक पेशेंट है उसका अंडर वेट है, एक पेशेंट है जिसका ओवर वेट है, एक पेशेंट ऐसा है जिसका नॉर्मल वेट है, उन तीनों में पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको PCOS हो सकता है। अब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस बैंड होते हैं, इसमें हमारे पास ना कलर्स हमने देखने होते हैं, जो लाइट वन होता है इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, थोड़ा सा डार्क होता है उससे ज़्यादा, मतलब हम वेट भी तो जो 2 kg 10 kg जो जिम नहीं जा सकती हैं, और नॉर्मली बहुत सारी ख़वातीन चाहती हैं कि वो घर पे बैठ के जो है ना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वो कार्डियो करें, वो अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, स्पेशली PCOS को मैनेज करने के लिए। तो ये जो सा सबसे डार्क कलर होता है इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ये आपने लो से स्टार्ट करनी है और फिर मीडियम और फिर हाई पे जाना है, ठीक है। एकदम से आपने जो उनसी है ज़्यादा रेजिस्टेंस पे नहीं अपनी बॉडी को लेकर आना, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए, मतलब जो घर में हमें देख रहे हैं वो इसको आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने जो है ये रेजिस्टेंस बैंड लेना, ये बहुत जिनसे अफोर्डेबल प्राइजेस में जो है ऑनलाइन पड़े हुए हैं, कहीं से भी ले सकते हो, स्पेसिफिक नहीं है, बस इसकी क्वालिटी को देखना होता है। अच्छा, आपने जो है ना अपनी पूरी बॉडी को टॉन में लेकर आना है, ये नहीं होता। आप देखें, वेट मैनेज करना है हमने, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करना है, उसके लिए आपको पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी को रिलेट करता है PMOS, तो इसलिए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बैंड पकड़ना है, ठीक है, और आपने नॉर्मली इसको स्ट्रेच करना है और बैक पे लेके जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोबारा आगे लेकर आना है और फिर लेकर जाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर हैं, बहुत सारी ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि उनके सैगी आर्म्स हैं, उनके जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो मोटापा, क्योंकि वहाँ पे फैट डिपॉजिट हुआ होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है आपकी बॉडी में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, आपकी बॉडी को टॉन में लाने के लिए आपकी शोल्डर एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद सेम लाइक आपने आगे इसको करना है। देखिए, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब 10 हो जाए फिर दोबारा से उसकी पोजीशन पे ले आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब आपकी बॉडी थोड़ी सी कपकपाने लगे, इट्स मीन कि आप ठीक जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हल्का सा अगर शिवर हल्का सा हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यही रेजिस्टेंस बैंड को आपने अपने पाँव के नीचे रखना है, ठीक है, सेम लाइक दिस। आप इसको रख कर इस तरह से, ठीक है, 1 2, आप इसको 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। आपने दूसरी अपने बाजू पे भी ऐसे करना है। अच्छा, अब आपने ना बैठ जाना है। अच्छा, मैं बैठ के इसलिए आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। इसमें क्या होता है कि आपने नॉर्मली, क्योंकि आपके पैल्विक मसल्स बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो पैल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन में लाने के लिए आपने जो है बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस करनी होती है। इसमें क्या होता है कि आपने अपनी ये पोजीशन को कैरी करना है। अब बहुत सारी ख़वातीन ना इस पोजीशन में नहीं बैठ सकती हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनके पैल्विक बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं। तो उसमें क्या करना है कि आपने स्ट्रेट लेग करनी है और अपने यहाँ पे इसको करना है प्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपने सांस लेना है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेचिंग होगी, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। और अगर आप इजीली बैठ जाते हो इस तरह, तो इसका मतलब है कि जो पेल्विक मसल्स हैं वो सही हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने ऐसी पोजीशन करनी है। उसके बाद क्या होता है कि आपने इसको इधर से होल्ड करना है, अपनी तरफ करना है और स्ट्रेट रखना है आपने, ठीक है। इसको होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना होता है, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना होता है, जितनी ये पेप्सी कोला, जितनी भी कोलाज हैं, आपको इनको अवॉइड करना है। और आप ये कह लें कि
इसमें हेल्प आउट बहुत सारे लोगों को इस वजह से भी होता है कि जब आप एक पोजीशन में होते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कह लो कि लाइफ में अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आते, ठीक है, लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आते, तो उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी एक जगह स्टक हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि फैट डिपॉजिट हो गया है और हमारा ना तो वेट अब गेन हो रहा है ना वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपने ये करना होता है कि एक तो आपने अपनी वेट को मैनेज करना है, आपने फाइबर जो है डाइट लेनी है, कार्ब्स को ना अवॉइड नहीं करना। अब आपने बहुत सारी मिथ्स देखी होंगी कि अगर आपने फैट ख़त्म करना है ना, कार्ब्स भी छोड़ दो, आपने प्रोटीन बस प्रोटीन पे रहना है, सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करो, बिल्कुल फाइबर पे रहना है। हालांकि कार्ब्स औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए आपने अगर पीएमओएस को मैनेज करना है ना, तो कार्ब्स को अवॉइड नहीं करना। हाँ, आपने कैलोरी डेफिशिएंट में रहकर अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना होता है। आपने कार्ब्स भी लेने हैं, आपने प्रोटीन भी लेनी है, आपने जो है वो तमाम चीज़ें लेनी है जो आपको पसंद है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं खा सकते। हाँ, आप जो है पैकेट्स वाली चीज़ें नहीं खा सकते हो, आप एम्प्टी कार्ब्स को अवॉइड करें। बिल्कुल, आपने वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, हर वेजिटेबल खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़के लगा के नहीं है वो खाना। आपने नॉर्मली आप ग्रिल्ड खा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो एकदम से जब किसी को ये मसला होता है हार्मोन्स का, वो एकदम से जो आजकल इंस्टा पे बड़ा ट्रेंड करिए पीसीओएस डाइट, उस पे चले जाते हैं और उसमें कार्ब्स हम देखते हैं बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं, और उसमें वो एक कीटो जैसा, कीटो नहीं होता उस तरह की डाइट होती है बड़ी स्ट्रिक्ट, तो वो करना क्या सही है एकदम से? अच्छा देखें, दो रास्ते हैं हमारे पास। एक स्लो रास्ता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको लेके चलेगा, और एक शॉर्टकट है वो जल्दी रिजल्ट दे देगा लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, आप अगर नॉर्मली 3 से 4 केजी लॉस करते हो, इट्स नॉर्मल, आप ठीक है। अगर एकदम से डॉक्टर एक कॉलर है, उनका भी सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। जी, मेरी सिस्टर है, उनकी उम्र 20 साल है, तो उनको इसका मसला है पीसीएसओ का, लेकिन उनके ना हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको ना ब्लड की कमी है। वो क्या मसला होता है उसमें? ब्लड की क्या है उनको? ब्लड की वो जो पानी की वाटर बैग्स होते हैं ना, उसकी जगह ना ब्लड की वो इकट्ठी हो जाती है। इनको पीरियड्स भी होते, 2 दिन 3 दिन ब्लड होते की हैं। डेफिशिएंसी है। ब्लड का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या आप एक्सप्लेन करिए। पानी की जगह ब्लड की है वो, आई गेस पीरियड्स का मसला है उनको। अच्छा, उसमें उनका ना पीरियड्स कम होते हैं और 2 दिन होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनको पीरियड्स नॉर्मल होते हैं? नहीं, उनको पीसीओएस है। अच्छा, उसमें ये है कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है? वो कहती हैं कि ये एक्सरसाइज वगैरह से कम हो जाते हैं, इसमें आप एक्सरसाइज वगैरह करें। जी, इसमें मैनेजमेंट तो होती है। अच्छा, इसमें कोई मेडिकेशन वगैरह उनको प्रिस्क्राइब की है या वो मेडिकेशन पे है? आयरन वगैरह की दी है उन्होंने। ठीक है, और उनकी रूटीन क्या है? वो सुबह कब उठती हैं और कब सुबह सोती लेट हैं? उठती हैं, जरा वॉक कम, उनका वेट ज्यादा है थोड़ा सा। वेट ज़्यादा है, सोती कब है? सोती लेट है वो, जरा कभी 11 कभी 12 इस तरह है उनका। अच्छा, इसमें आपने स्लीपिंग रूटीन उनकी ठीक करवानी है, क्योंकि अगर जब आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आप सारी रात जागते रहते हो, स्क्रॉलिंग करते रहते हो, या फिर वैसे ही बहुत सारी खवातीन मतलब लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो उससे जो है फर्क पड़ेगा। और रात की जो नींद है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रात की नींद का मतलब होता है टाइम पे सोना, 10 बजे सो जाना, क्योंकि रात को जो आपकी सेल्स होते हैं ना वो रिपेयर होते हैं, और अक्सर जिनकी रात की रूटीन ख़राब होती है या रात को लेट नाइट मंचिंग करते हैं तो उनको भी हार्मोन्स का मसला होता है। तो आज हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि पीसीओएस में जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और हमने आपको करके भी दिखाई है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर नायाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे एप्रिसिएशन के बारे में। ज़िंदगी की जो भागदौड़ है उसमें हमारे बोले गए चंद अल्फाज किसी की मायूसी को खुशी में तब्दील कर सकते हैं, किसी मायूस इंसान के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये गिरे हुए इंसान को भी खड़ा कर सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे दूसरों की मेहनत की तारीफ़ करना
इनको इनकरेज करना और ज़रूरत के वक्त एक बेहतरीन मशवरा देने की क्या अहमियत है, और जो हमारे अल्फाज हैं वो कैसे किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हिना फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नूर, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हिना, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल लोगों को देखते हैं, मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, वो किसी के बारे में बुरा तो भाग के कह लेते हैं, या किसी के बारे में अगर गॉसिप करना हो, शायद उन पे उनका घर चल रहा होता है, पैसे मिलते हैं, वो ग्रुप्स बना के कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ अच्छा कहना हो, आप नहीं भी तारीफ़ करे, किसी को आप देख रहे हो कि एक मुश्किल टाइम है उस पर, उसको आप इनकरेज कर दो, तो वो भी नहीं उनसे किया जाता। वो कहते हैं ना कि अक्सर हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, मैं भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ, उनमें एक इतनी बुरी चीज़ है ना कि वो आपको तब समझाना शुरू करते हैं कि जब आपको तब समझना नहीं है, आपको सिर्फ मतलब सपोर्ट चाहिए कि आपके पास बैठे। वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान डूब रहा हो समंदर में, तो वहाँ पे आप उसको स्विमिंग क्लासेस तो नहीं दोगे, वहाँ पे तो आप उसको बचाओगे। तो जब सिर्फ उसको ये ज़रूरत है कि आपसे वो कुछ शेयर करे, कि आप उसके पास बैठे हो, वहाँ पे वो आपको टीच करना शुरू कर दें, लेक्चर देना शुरू कर दें, या और ज़्यादा बुरी चीज़ें बोलने लग जाए जिससे आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो। तो ये आपको क्यों लगता है कि हमारे माशरे में इतना कॉमन है? इस पूरी गुफ्तगू के दौरान ना कितनी ऐसी चीज़ें थीं जो मल्टीपल अपने एस्पेक्ट्स रखती हैं। कोई ऐसी सिंगल चीज़ नहीं थी जो कि हम पिन पॉइंट कर दें। सबसे बुनियादी चीज़ जो यहाँ पे आती है ना, वो आती है एक इंसान की अपनी कॉग्निटिव बाइसनेस, यानी इसको हम बोलते हैं नेगेटिव बाइसनेस। यानी आप जिस तरीके से सोच रहे होते हैं ना, उस सोच में एक चीज़ शामिल होती है कि नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जल्दी चला जाता है। ये लोगों की बचपन से जो डेवलपमेंट हुई होती है, बचपन से सोशल लर्निंग थ्योरी की वजह से जो चीज़ें उन्होंने सीखी होती हैं ना अपनी सोसाइटी में, तो वो एक चीज़ उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुकी होती है, यानी उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग का पार्ट बन चुकी होती है। नेगेटिव चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जल्दी चला जाता है। ये वजह है कि हम नेगेटिविटी की तरफ फोकस करते हैं, हम लोगों की तारीफ़ नहीं कर पा रहे होते, लेकिन अगर कोई बुराई होती है तो हम फ़ौरन से पिन पॉइंट कर रहे होते हैं। यहाँ नहीं भी होती तो हम बना लेते हैं। हमारे अपने अंदर इतनी बुराइयां होती हैं कि हमें, अगर वो कहते हैं ना, आप अपनी इनसिक्योरिटीज, हाँ, मिरर कर रहे होते हैं, हम अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अक्सर आप किसी को देखते हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत अच्छा कर रहा या कर रही होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बीच में इंसान ज़रूर होता है जो उसको इस तरह की चीज़ें बोलेगा, या अगर वो उठ के चला जाएगा, चली जाएगी, उसके पीछे बैठ के इतनी अजीब सी चीज़ें बोलेगा, आपको साफ समझ आ रहा है कि यू आर बीइंग इनसिक्योर। मतलब ही और शी वाज परफेक्ट, यू आर बीइंग इनसिक्योर। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें आपकी अपनी पर्सनालिटी को कितना डाउन कर देती हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो तो आपका एक गंदा सा ऑरा होता है, आपके पास बैठने का भी दिल नहीं करता। मतलब मैं तो उनके पास भी नहीं बैठ सकती, मुझे ना अजीब सी वो घुटन फील होने लग जाती है कि आई कैन नॉट सिट विद यू। मतलब कहते हैं ना, वो मेरी इंसल्ट है यार अगर मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, बिकॉज यू गॉसिप अबाउट एवरीवन, यू टॉक शिट अबाउट एवरीवन, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। बिल्कुल ऐसे ये कहा जाता है कि जैसे हम खुद होते हैं ना, वैसे ही हमें लोग भी पसंद होते हैं, वैसे ही हमारे दोस्त भी होते हैं। अगर हम खुद नेगेटिविटी पसंद करने वाले लोग हैं, हम उन्हीं लोगों के पास बैठेंगे जो बैठ के दूसरों की बुराइयां करते हैं। अगर हम ऐसे इंसान हैं कि हमें पीठ पीछे बातें करना पसंद नहीं है, तो हमारे दोस्त भी वही होंगे जो पीठ पीछे बातें नहीं करते होंगे। इसीलिए सोच समझ के इंसान दोस्त बनाता है। एटलीस्ट एक सेंसिबल इंसान तो बड़ा सोच समझ के दोस्त बना रहा होता है। फिर आपने मशवरे की जिस तरह से पहले बात की थी ना, कि लोग मशवरा या तो दे नहीं रहे होते, और अगर देते भी तब हैं जब हमें मशवरे की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मशवरा मैं खुद एक चीज़ बोलती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं रैंडमली गुजरते हुए किसी को भी कोई मशवरा नहीं दे सकती हूँ नूर, अनटिल अनलेस कि कोई मुझसे मशवरा मांगे ना। और अगर मुझे नज़र आ रहा है कि किसी इंसान में कोई बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इसको मशवरा दे देना चाहिए, और इंसानियत के नाते मैं अपनी रिस्पेक्ट को, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को साइड पे करते हुए मशवरा दे भी देती हूँ। मैंने अपना हक अदा कर दिया, सामने वाले ने वो मशवरा नहीं माना, क्योंकि लोगों के अंदर ना एक, हम इसको एरोगेंसी भी बोल सकते हैं, हम इसको रिजिडिटी भी बोल सकते हैं, कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बात बिल्कुल ठीक है, मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है, मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो लोग फ़ौरन से डिफेंसिव हो जाते हैं। आप कभी सजेशन देते हो ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं, आप ये कर लें, तो ऐसे लोग डिफेंसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो आगे से कहते हैं कि हाँ आपने मशवरा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ ना उसके ये रीज़न्स हैं। जब सामने वाला आपको रीज़न्स पे रीज़न्स देने स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर आप खुद भी समझ जाते हैं कि ये बिला वजह डिफेंसिव हो रहा है। डिफेंसिव इंसान कभी मशवरा कबूल करेगा ही नहीं।
तो आप वहाँ पे अपनी एनर्जी ज़ाया करते ही नहीं हैं। पहली बात तो आप ये कर लेते हैं कि आपने वहाँ पे अपनी एनर्जी से ज़ाया नहीं की। फिर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले आते हैं। वो पॉइंट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के पास बैठे हुए हैं और अब कोई सिचुएशन हुई है, कोई हैपनिंग हुई है, और अब एक सेंटेंस हम बोलते होते हैं कि पानी जो है ना वो सर के ऊपर से अब गुजर चुका हुआ है, अब उस मशवरे की ज़रूरत ही नहीं है। तब लोग आकर हमारे पास बैठते हैं और सिर्फ ये बताने के लिए कि उनके पास हमसे ज़्यादा विजडम है, वो बोलते हैं अच्छा आपको ये काम तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए था, आपको ये काम ना किसी और तरीके से करना चाहिए था। तब हमें ये जानना ही नहीं होता कि अच्छा हमें नहीं करना चाहिए था, हमें रिजल्ट से खुद भी पता चल गया होता है कि हमें ये काम नहीं ऐसे करना चाहिए था। लेकिन सिर्फ दूसरे को ये बताना होता है कि भाई हमारे पास ज़्यादा विजडम है, आपने ये काम क्योंकि पहले हमसे मशवरा नहीं लिया। और फिर उस टाइम पे जब आपको एक बॉन्डिंग की, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब आपको बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा होता है कि क्योंकि आपने पहले हमसे मशवरा नहीं किया, इस वजह से आपका काम जो है वो गड़बड़ हो गया। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। बाज़ दफ़ा ये भी नहीं कह रहे होते कि हम तो कुछ भी नहीं बताएंगे, बाज़ दफ़ा ये बार बार अल्फाज से बता रहे होते हैं, पहले हमारे पास नहीं आए, पहले हमारी बात नहीं सुनी आपने, अब क्या किया जा सकता है आपके अच्छा लिए? मशवरों की ना एक और बड़ी साइंस है। लाइक मैं एक चीज़ है जो कि मेरा लाइफ का मोटो है कि मैं उन लोगों से क्रिटिसिज्म नहीं ले सकती, ना मैं उन लोगों से कंस्ट्रक्टिव या किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं ले सकती जिनको मैं इस काबिल नहीं समझती कि मैं उनके पास बैठ के कोई मशवरा लूँ। अगर मैं कभी आपके पास नहीं आई, मैंने आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब है वो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो आप करते जाओ। मैं आपको इस काबिल ही नहीं कभी समझा कि मैं आपके पास आके बैठी हूँ और मैं आपसे पूछी हूँ यार मैं ये करने जा रही हूँ तो ये मैं कर लूँ, यार तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए। तो मतलब फिर आपका जो क्रिटिसिज्म है वो आप अपने पास रखें। अगर कोई इंसान आपसे मशवरा ही नहीं कर रहा तो मुझे लगता है आपको बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उमूमन जैसे अगर मैं अवॉइड करूँगी तो ऑब्वियसली आई नो दे आर नेगेटिव और वो आपको कभी भी सही चीज़ गाइड नहीं करेंगे। और अक्सर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो लाइफ में ना कुछ अचीव नहीं कर पाते, उन्होंने मेहनत की होती है लेकिन शायद अल्लाह ताला ने कुछ और प्लान किया होता है, वो आपको इतना अच्छा गाइड करते हैं। एक वो लोग और एक वो लोग जो कि आपसे ऊपर होते हैं, वो आपको कभी भी आपकी जो कोशिश है ना उस पर आपको नीचा नहीं दिखाएंगे। लेकिन जिन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है और नेगेटिव होती है ना, वो आपके उस कोशिश पर भी तारीफ़ नहीं कर सकते। वो एक मेजरेबल ग्रुप बनाएंगे या डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकती या तुम नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ है ये हमारे अपने लिए कितनी बुरी है, क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए कभी क्लैप नहीं करेंगे तो हमारी अपनी बारी कभी भी नहीं आएगी। नूर, तनकीद करने वाला इंसान कभी भी पॉजिटिव होता ही नहीं है। तनकीद करने वाला इंसान हमेशा अपने माइंड में नेगेटिविटी रख के बैठा होता है, इसीलिए जब उसके अल्फाज में से भी कोई चीज़ निकलती है तो वो चीज़ नेगेटिव ही होती है। अब तरक्की कब मिलती है, इंसान कामयाब कब होता है, जब वो पॉजिटिविटी की तरफ माइल होता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा इंसान कितना पॉजिटिव है तो आप ये देखें वो अपने अल्फाज किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अगर तो उनके अल्फाज पॉजिटिव हैं तो वो फिर आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको पता चलेगा। एक सिंपल सी बात है, हमारे पास जो चीज़ होगी हम वही दूसरे को दे सकेंगे ना। मेरे पास पैसे होंगे मैं किसी गरीब की मदद कर सकूँगी, इसी तरह से अगर मेरे अंदर अच्छाई होगी मैं किसी दूसरे के काम आ सकूँगी और मैं कोई पॉजिटिव इनपुट उनकी लाइफ में डाल सकूँगी, मैं कोई अच्छी बात उनको कह सकूंगी अगर मेरे दिमाग के अंदर अच्छाई होगी। अगर मेरे दिमाग के अंदर ही नेगेटिविटी बैठी होगी ना तो मैं सिर्फ गलत बातें ही बोलूँगी और मैं तनकीद ही करती हुई पाई जाऊँगी। और एक इंसान अगर आप मल्टीपल सिटिंग्स में देख रहे हैं कि वो बैठ के किसी ना किसी के बारे में बुराई कर रहा है तो फिर हम उस इंसान पे तरस खाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तनकीद करने वाला, बुराई करने वाला इंसान पॉजिटिव नहीं होता, वो खुद मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। जो इंसान खुद मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा है हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं या उसको ये कह सकते हैं कि किसी की हेल्प ले लें, वो आपको इन मेंटल क्राइसिस से निकाल दे। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और हमारी अपनी जो रेजिलियंस होती है ना, डैट इज़ कि आपने बोला मैं बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं लेती हूँ उन लोगों से जिनसे मैं मशवरा लेना पसंद नहीं करती। इसका मतलब है कि आपके अंदर अच्छी खासी रेजिलियंस है, अच्छी बात है। रेजिलियंस हमें बहुत से मेंटल डिसऑर्डर से बचा लेती है, स्ट्रेस से बचा लेती है। ऐसे ही है। अच्छा है ना, आपको एक मेंटेलिटी का पता होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी जो हमारी सोसाइटी की है कि हम मतलब क्रैब मेंटेलिटी। हमने देखा होगा जो क्रैब्स हैं अगर आप उनको किसी चीज़ में बंद कर दो ना, फॉर एग्जांपल एक बोल है तो उसमें वो निकल आएगा, वो अकेला होगा, वो उसमें से निकल आएगा। लेकिन जब दो क्रैब्स हैं अंदर तो एक क्रैब अगर बाहर आ रहा है दूसरा क्रैब उसकी टांग खींचेगा और उसको नीचे फेंकेगा। और इसी तरह वो जो एक अजीब सा लूप है वो चलता रहेगा। मतलब वहाँ पर कोई इस चीज़ पर फोकस नहीं करा कि हम सब आगे जा सकते हैं, हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, या हम एक दूसरे मतलब वो होता है ना कलेक्टिव एफर्ट, या हम टीम वर्क करके इस चीज़ से निकल सकते हैं।
बल्कि हमें बस अगले को नीचे गिराना है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मेंटेलिटी है ना, वो हमारी क्रैब मेंटेलिटी है। हमें इस चीज़ का नहीं फ़ायदा। अब अगर आप कुछ अचीव करें या आप ना करें, इसमें ना मेरा फ़ायदा है ना मेरा नुकसान है, लेकिन अगले बंदे को नीचे गिरा के पता नहीं आपको वो क्या रिलीफ मिलता है हमारे जो मुआशरे में लोगों को है, हालांकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप कामयाब नहीं हो रहे और आपने वहीं पे रहना है। तो उससे पता नहीं उसको क्या फ़ायदा मिलता है कि वो उस चीज़ में प्लेजर महसूस करता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटी या जेलसी के अलावा? ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है कि ये चीज़ अगर हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जा रही है ना, आप स्कूल्स में देखें एकेडमिक प्रेशर कितना होता है बच्चों के ऊपर, और वो सिर्फ क्या एकेडमिक प्रेशर है या फिर वो कंपटीशन है जो हमने बच्चे के अंदर पैदा कर दिया हुआ है। रिजल्ट आते हैं और फ़ौरन से सबको कॉल कर करके पूछा जाता है, अभी कल ही मैट्रिक का रिजल्ट आया, कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती हैं, जी आपके बच्चे के कितने नंबर आ गए, फलां के बच्चे के कितने नंबर आ गए। आपको परवाह भी ना हो, आपको ये भी ना फ़र्क पड़े उनकी एग्जिस्टेंस से, मतलब आपको बिल्कुल ना फ़र्क पड़े किसी भी चीज़ से, लेकिन बस आपने फ़ोन करके पूछना है। नूर बहुत तंग हुई हुई है आज, बहुत मैं तंग हुई, मतलब मैं सच बातें कर रही हूँ, मतलब इज इट नॉट ट्रू? नहीं बिल्कुल सही है। अब मैं नहीं बोल रही, अब आप ही बोलेंगी। मैं एक्चुअली मैं फील कर रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। हम बात करते हैं इस टॉपिक पर भी। नहीं, लेकिन ये सच है। हाँ, मतलब अगर आप फील कर रही हैं तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं मैं सच कह रही हूँ। मतलब ये मैं खुद से नहीं बनाया, सच होता है तो हम ये बातें कह रहे होते हैं। तो जो कंपटीशन होता है ना, जो हमने बिला वजह का क्रिएट किया होता है, ये कंपटीशन आपके अंदर जेलसी को पैदा करता है। कंपटीशन हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन करें, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन कैसे करें ये तो हम बताते नहीं है किसी को। तो फिर वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे ही कंपटीशन डेवलप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो किसी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा है और उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया है, दूसरा बच्चा जो किसी बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ा है और उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया है, हम दोनों को साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। क्या वो सेम बेस लाइन पर हैं? नहीं है। ओके, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप हैं, आपका प्रोफेशन अलग है, जब हम दोनों की बेस लाइन ही डिफरेंट है, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंपैरिजन सबसे पहली चीज़ हम करते ही बेस लाइन के ऊपर है ना। अब जो लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जेलसी में रहते हैं, एक चीज़ आ जाती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही बहुत ज़्यादा कंपैरिजन और जेलसी एग्जिस्ट करती है। एक लूप क्रिएट हो चुका है। अब हम इस लूप में से कैसे निकलें, यही क्वेश्चन है ना बेसिकली। लूप में से निकलने के लिए सबसे पहले अपनी इंडिविजुअलिटी पे आप यकीन करना शुरू हो जाएं। वो इंसान जो मुसलसल एक बात बोलता रहता है कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मुझे बिल्कुल किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर बाद वही इंसान आपको ये बोलता हुआ सुनाई देता है, फ़लाँ ने मेरी बुराई कर दी, उसने क्यों की, मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहता। तो फिर हम एक माहिर नफ्सियात होने के नाते ये चीज़ समझ जाते हैं कि फ़र्क तो उस इंसान को पड़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम बात कर रहे थे अप्रिसिएशन के बारे में और इनकरेजमेंट के बारे में कि जब आप किसी को कुछ अच्छे अल्फाज बोल देते हैं ना, तो कैसे वो उस इंसान का पूरा दिन अच्छा कर देता है या पूरी ज़िंदगी अच्छी कर देता है, या उसको वो जो एक आखिरी उम्मीद की एक किरण नज़र आनी होती है ना, वो बंद हो जाती है अक्सर। तो जो आपके अच्छे अल्फाज हैं वो कैसे जो है किसी के होप का बाइस बनते हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी हिना फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम जी। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बात करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा और अटल कानून मकाफ़ात अमल है। ये कुदरत का वो खुदकार निज़ाम है जिसमें अदालत नहीं लगती बल्कि फ़ैसले खुद ब खुद नाफिज हो जाते हैं। जालिम के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मज़लूम की खामोशी होती है, और जब मज़लूम बदला नहीं लेता और मामला आसमान वाले पर छोड़ देता है तो तब कुदरत हरकत में आती है। और याद रखें, कुदरत की जो लाठी है वो बेआवाज़ है लेकिन बेअसर नहीं। मकाफ़ात अमल इंसान को तन्हाई में नहीं मारता बल्कि चौराहे पर लाकर इबरत का निशान बनाता है। इस्लाम में हर अमल का हिसाब है, चाहे वो नेकी हो या बुराई, और बाज़ औक़ात इसका जो असर है वो इसी दुनिया में नज़र आ जाता है और कभी इसका फ़ैसला आखिरत के लिए महफूज रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मकाफ़ात अमल की कि क्या वाकई इंसान अपने अमाल का बदला इसी दुनिया में पाता है, और क्या मज़लूम की खामोशा और दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती, और क्या जालिम को मोहलत मिलना इसके बच जाने की अलामत है या सिर्फ एक आजमाइश। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती बहराम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले ये बताएं कि जो मकाफ़ात अमल है, जिसको हम कर्मा भी कहते हैं, और हर जो दुनिया का बंदा है ना,
बेशक वो किसी भी मज़हब से हो, वो इस चीज़ को मानता है कि आप किसी के साथ बुरा करो ना तो आपको उस चीज़ का अजर मिलता है। या कुछ लोग ये भी कह देते हैं, जैसे बात के आगे जाके हम इस पर बात करेंगे कि इसको तो अल्लाह ताला ने खुली छूट दी हुई है या इसकी रस्सी जो है वो दराज की हुई है। तो ये बताएं कि इस्लाम और जो कुरान और सुन्नत है वो इस हवाले से क्या रहनुमाई देता है और इस मकाफ़ात अमल का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे मज़हब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। यकीनन इंतहाई अहमियत का हामिल आज का उन्वान है। अच्छा, आपके सवाल के जानिब आने से पहले थोड़ी सी वजाहत, चूँकि इंट्रो में वो लफ्ज़ आया कि कुदरत सूद समेत उसे वापस कर देती है, ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं, इसको तब्दील किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाई इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा। बंदे को ये लगता है कि शायद उसके साथ जो हुआ उसने कम किया था, अब उसके साथ जो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत को अपने गज़ब पर वसी रखा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे पर किसी भी चीज़ के हवाले से जो है वो ज़्यादती जो है वो नहीं फरमाता इन सज़ाओं के हवाले से। वो अलग बात है, वो बेनियाज़ है, बेपरवाह है, वो पकड़े तो कोई पूछ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। अब आते हैं आपके सवाल की जानिब। मुकाफ़ात अमल फ़ितरती और शरई ऐसा ज़ाब्ता है जो इंसान को बताता है कि वो इंसान है, जो इंसान को बताता है कि इंसान अपनी ज़ाती इनफ़िरादी इज्तिमाई ज़िंदगी में जिस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार करेगा उसे आज नहीं तो कल उसी चीज़ को फ़ेस करना पड़ेगा। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दिन ऐसा रखा जिसको यौमुद्दीन या डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है, फ़ैसले का दिन। चूँकि अमल जब तक रुकेगा नहीं तब तक फ़ैसला नहीं होगा। दुनिया के अंदर जज़ा भी आ रही है, सज़ा भी आ रही है, लेकिन वो हतमी नहीं है। हतमी चीज़ कब होगी? जब इंसान के अमल का सिलसिला रुक जाएगा। दुनिया से इंसान चला जाता है लेकिन उसके आमाल जारी रहते हैं। उसने अगर अच्छे काम किए हैं वो भी चल रहे हैं, उसने अगर बुरे काम किए हैं तो वो भी चल रहे हैं। ज़ाहिर है जब तक वो अमल चल रहा है तब तक उसको हतमी जज़ा या सज़ा जो है वो नहीं दी जा सकती, इसलिए क़यामत का दिन रखा। मुकाफ़ात अमल, अरबों में ये मुहावरा मशहूर था कि जैसा करोगे वैसा होगा। कुरान पाक ने भी जा बजा इसी चीज़ को बयान किया कि इंसान जो बोता है वही काश्त करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता इंसान कोई फसल बोए, बीज किसी का डाले और कोई और काश्त करे। इंसान मोहब्बत बोएगा तो उसे बदले में मोहब्बत मिलेगी। आज अगर मैं नफ़रत कर रहा हूँ, जिससे भी कर रहा हूँ मुझे नफ़रत ही मिलेगी, वो उससे ना मिले कहीं से भी मिले मुझे नफ़रत ही मिलेगी। और बंदा हर वक्त याद रखे, अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, सूरह यासीन से कुछ देर पहले ही आयत है। अल्लाह फरमा रहा, अगर अल्लाह तुम्हारे हर अमल के बदले ज़रा ज़रा सी बातों पे तुम्हें पकड़ना शुरू कर दे, जैसे हमारा तर्ज़ अमल है, अच्छा ऐसे किया, जिसके साथ नफ़रत हो उसका हंसना भी बुरा लगता है और जिसके साथ मोहब्बत हो उसका गुस्सा जो है, चीखो पुकार, वो भी अच्छी लगती है हमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अगर अल्लाह हर बंदे से उसके अमलों का मुआख़ज़ा करना शुरू कर देना तो विद इन नो टाइम रोए ज़मीन पर कोई भी चलता फिरता नज़र ना आए। लेकिन वो क्या करता है? मौखर करता है, दरगुज़र करता है। तो बंदे को भी चाहिए कि तुम दरगुज़र करो। और कितनी शानदार ये बात है, हर बंदा इसको जहन में रखे कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। और अगर अल्लाह किसी को नहीं वक्ती तौर पे या फ़ौरी तौर पे पकड़ रहा, किसी की फ़ौरी तौर पे वो सज़ा नहीं आ रही, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सज़ा, हर मुसीबत किसी मुकाफ़ात अमल का ही नतीजा हो। कभी मुसीबत बुलंदी के दर्जात का सबब भी होती है। अंबिया किराम, सालिहीन, शुहदा, अहले बैत हर वक्त मुसीबतों में रहे, क्यों? आजमाइशों में, वो आजमाइश होती है, वो कुर्ब इलाही का ज़रिया, वो बुलंदी दर्जात का सबब। लेकिन इंसान जो है वो हर लम्हे इस बात को अपने जहन नशीं रखे कि वो अल्लाह के हुजूर जिस चीज़ का तलबगार है उसे बंदों के साथ वही मामला करना होगा, वो लोगों के साथ दरगुजर करे। और वो देखिए हजतुल वदा पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी शानदार बात इरशाद फरमाई कि पूछा गया कि जो हमें फरमाया जा रहा है कि ख़वातीन के हवाले से और ख़ुसूसन माताहतों के हवाले से, माताहत का मतलब है जो मेरे अंडर काम करते हैं, जो मेरे मुलाजिम हैं, जिन पर मैं बड़ा हूँ, सरबरा हूँ, आपने फरमाया उन्हें दरगुजर करो। कितनी दफ़ा करें जी? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आपने फरमाया एक दिन में 70 दफ़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, पता नहीं है बात कहना मुनासिब है या नहीं, आप देखते हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा दूसरों को अजियत दी होती है उनकी नमाज़ें भी पूरी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो दीन की तलकीन है, आप अपनी फैमिली में भी देखें, वो दूसरों को कर रहे होते हैं और वो नाहक सलूक कर रहे होते हैं लोगों के साथ और वो जुल्म कर रहे होते हैं।
तो एक चीज़ कही जाती है कि ना अक्सर इंसान खुद को दिलासा देने के लिए फिर आखिर में यही बोलता है कि अल्लाह ताला ने ना इनकी रस्सी दराज की हुई है। तो ये बताएं कि क्या जो हर चीज़ का हिसाब है या जो ऐसे लोगों के साथ गलत चीज़ें करते हैं, जुल्म करते हैं, मजालिम करते हैं, उनका हिसाब इस दुनिया में ही होगा या कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए रखी होती हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये उन्वान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम की शक्ल में इंसानों तक जितना खैर मुंतकिल हुआ उसका गोया निचोड़ और एक बहुत नुमायाँ नुक्ता है कि जिसमें इंसान को ये तसव्वुर दिया गया कि जहाँ आपने तौहीद खालिस पर कारबंद होना है, परवरदिगार आलम की वहदानियत जो है उसे अपने एतकादात और अपने नज़रियात का एक सरचश्मा बनाना है, और जहाँ इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल के अल्लाह की ग़ुलामी के अंदर देने का एक तसव्वुर पाया जाता है, वहीं पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन का ये पैगाम और मेहनत रही। और ऐसा जुल्म जिसके ऊपर किब्र किया जा रहा हो, यानी जिस पर बाद में कोई शख्स जो है एक ज़्यादती करने के बाद फ़ख्र महसूस कर रहा हो, परवरदिगार आलम उस पर जो सरजनश है या उसका जो बदला है वो इंसान की रूह कब्ज़ होने से पहले उसको यहाँ ज़ाहिर कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ आमाल यकीनन वालिदैन की नाफरमानी जिनमें से एक शामिल है, और फिर एलानिया जुल्म और उस पर कायम रह जाना, उस पर फ़ख्र महसूस करना, और लोग कहते भी हैं आदत बना जो लेना, करना है कर लो, हाँ मैंने किया है, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि हाँ हमने किया, जिससे जाके कहने कह दो। परवरदिगार आलम के सामने ज़मीन और आसमान के दरमियान कोई शख्स बगावत और गुनाह लेकर उसकी गठरी लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए ना, लेकिन नदामत के साथ पेश हो, तो उसके लिए अल्लाह की रहमत के मग़फ़िरत के दरवाजे खुले हुए नजर आते हैं। लेकिन कोई आदमी रत्ती बराबर भी किब्र के साथ जुल्म और ज्यादती वाला मामला करता है और फिर उस पर फ़ख्र करता हुआ नजर आता है, तो ये अल्लाह की वो जो कबाए असमत है उसको चैलेंज करने वाली बात है। ये अल्लाह के बिलमुकाबिल मैदान अमल में उतर आने वाली बात है। अल्लाह ज़ाहिरी तौर पर मुखातिब आप अल्लाह की मखलूक से होते हैं, लेकिन आपकी उस कहे हुए का एक जाविया जो है वो परवरदिगार आलम के साथ आपके ताल्लुक को और आपकी निगाह में परवरदिगार आलम की क्या कदर मंजिलत है और आपका खुदाए बुजुर्ग बरतर के बारे में उसकी हाकिमियत के हवाले से क्या तसव्वुर पाया जाता है, ये सारी यानी उस एक आपका जो फिक्रा होता है, जैसे अभी आपने कहा कि जो करना है कर लो, ये असल में मैं समझता हूँ ये इन सारी चीज़ों पर एक गवाह बन जाता है आपके खिलाफ। और जब आप एलानिया अल्लाह की बगावत करना शुरू करते हैं और उस बगावत पर फ़ख्र करना शुरू करते हैं और उस पर इसरार जारी रखते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह का निज़ाम जो है ना कुदरत और निज़ाम अदल, वो आखिरत का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि उसकी ज़िंदगी में ही न सिर्फ ये कि उसके सामने उस पर इस बात को रोशन करता है कि हकीकी कादिर मुतलक परवरदिगार आलम है, बल्कि उसके गिरदो पेश जो लोग जिन्होंने जो उसके जुल्म पर गवाह होते हैं, जिन्होंने उसका जुल्म और उसका वो दबदबा देख रखा होता है, उन पर भी अल्लाह इस बात को आश्कार करता है कि हकीकी जो किबरियाई है वो सिर्फ परवरदिगार आलम के पास है और अदल का और नज़्म का सारा जो सिलसिला है वो अल्लाह की दस्ते कुदरत में है। कोई शख्स जब इस गलतफहमी या खुशफहमी का शिकार होकर अल्लाह की सरजमीन पर किब्र का इज़हार करता हुआ नजर आता है, तो फिर मकाफात अमल जो है वो आखिरत के बाद पर नहीं जाता, बल्कि उसी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अपनी निशानियों के साथ और अल्लाह की तमाम तर किबरियाई के साथ जाहिर हो रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि बहुत से स्कॉलर्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि अगर आप बुरा सोच रहे हैं ना तो उस चीज़ पे आपकी पकड़ नहीं है अनलेस अनटिल आप वो बुरा एक्शन करें, क्योंकि आपके तो दिमाग में या दिल में बहुत से ऐसे गुमान आ जाते हैं, अक्सर इंसान के अपने बस में भी नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, हम नमाज़ पढ़े होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में आ रही होती हैं और हम सोचना भी नहीं चाह रहे होते, तो किसी के बारे में बुरा गुमान रखना, क्या इस चीज़ पर भी पकड़ होगी? देखें जी, वसवसा और बुरे ख्याल दोनों में फ़र्क होता है। वसवसे का मतलब है बस जहन में सोच आई और बड़े बड़े ख्याल आ जाते हैं ना, जैसे ख्वाब आ जाते हैं, इंसान ने उस सोच के मुताबिक कुछ नहीं किया, ठीक है, ये वसवसा है, इस पर पकड़ नहीं। एक होता है बुरे ख्याल, किसी शख्स के बारे में मनफी सोचना, फिर उसकी वजह से अपना रवैया ही उसके साथ बदल देना, यानी कि आदमी सोच रहा है कि मुझे मौका मिले मैं उसके साथ ये करूँगा, अभी मौका मिला नहीं, उसने वो बुराई की नहीं, लेकिन उसने दीगर रवैये के अंदर तब्दीली कर दी है, तो अब ये जो उसका बुरा ख्याल है इस पर पकड़ है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अपने आप को गुमान से बचाओ, क्योंकि बाज़ गुमान ऐसे हैं जो गुनाह होते हैं,
यानी कि यहाँ कुरान से वाज़ेह हो गया कि कुछ गुमान ऐसे हैं जो गुनाह होते हैं, जो एक वसवसा है ना, एक चीज़ आई और आई गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक इंसान सोच रहा है मैं उसको हर्ट करूँ, उसको तकलीफ़ पहुँचाऊँ, उसने नहीं पहुँचाई या कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ख्याल आया ख़त्म हो गया, तो ये वसवसा है, इसकी पकड़ नहीं, ये शैतान की तरफ से है। लेकिन इंसान ने सोचा कि मैं उसको नुकसान पहुँचाऊँगा, अब वो इस जुस्तजू में लग गया, कैसे पहुँचा सकता हूँ उसको, मैं ज़ाहरी नहीं पहुंचा सकता तो ज़हनी नुकसान पहुंचा देता हूं, उसको कुछ नहीं कह सकता तो उससे मंसूब लोगों को कुछ कह देता हूं, मैं इनका रिश्ता तोड़वा देता हूं, मैं इनकी लड़ाई करा देता हूं, मैं फितना पैदा कर देता हूं। तो ये जब वो काम करेगा तो ये उसे गुनाह की तरफ लेके जाएंगे और ये गुनाह कबीरा है। और याद रखें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत फरमाई थी, कुरान में अल्लाह ने उसको दर्ज किया। वो कहते थे, बेटे याद रखो, अगर इतनी सी बुराई हो राई के दाने की, और उस बुराई को तुम पहाड़ों में, ज़मीन, आसमान कहीं पर भी छुपा दो, याति बिहल्लाह, उसे अल्लाह तुम्हारे सामने लेकर आएगा, तुम्हें वो फेस करना पड़ेगी। और बात ये समझाने के लिए बड़ी ये बात काफ़ी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा किसी शख्स के बारे ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं, मिसाल के तौर पे किसी ने किसी को नशई कह दिया, वो नहीं है, तो आप फरमाते हैं कहने वाला अगर वो तौबा नहीं करता तो वो तब तक नहीं मरेगा जब तक खुद उसमें मुब्तला नहीं होगा। इतनी बड़ी बात है। मतलब मजाक में भी जो आप कहते हो ये भी नहीं कहना चाहिए। मजाक की भी एक हद है ना, मजाक दीन इस्लाम ने मजाक भी सिखाया ना, मजाक कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की तजलील कर दें। हालांकि दोस्त एक दूसरे को, आपको पता है कि ये चीज़ें बोल देते हैं, या बहन भाई आपस में एक दूसरे को मजाक में बोल देंगे। जो एक उर्फ़े आम की बात हो रही है ना, उर्फ़े आम में या एक खुश तबी के तौर पे उसको इस ज़िम्रे में मैं नहीं ला रहा, वो अलग बात है, उसको भी बेहतर अंदाज से किया जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस ज़ुमरे में नहीं। ये वैसे ही है जैसे, यानी कि समझ लें ये बाकायदा किसी के बारे में, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने कोई अच्छी चीज़ ली, गाड़ी ली, तो ऐसे ही रिश्तेदार या दूसरे कहें जी कमाई हराम की है, हाँ राइट, और ऐसे ही कहते हैं लोग, कहते भी ऐसे हैं। ये इस तरह की लोगों की बात हो रही है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी ज़बान से इस तरह की बातें करें। हमने वो कौन सा स्कैनर लगाया हुआ जो स्कैन करके बताता है कि इसके पास चीज़ हलाल की है और इसके पास हराम की है। दुनिया मुकाफ़ात अमल है, और दुनिया मुकाफ़ात अमल का मतलब ये बंदा ये ना सोचे कि आखिरत, कई होते हैं ना उनको कहे ना हिसाब होगा, वो कहते हैं होएगा देखी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आखिरत में जाएगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से वाज़े कर दिया कि कुछ मामलात ऐसे हैं वो दुनिया में और विद इन नो टाइम वो फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। तो इंसान ये ना सोचे कि आगे क्या होगा, वो किसी ना किसी और शक्ल में इंसान के सामने आते हैं। तो आसान सी बात यह है, जो इंसान सुनना नहीं चाहता ना, वो सुनाना बंद कर दे। जो इंसान चाहता है कि मेरे साथ ये ना हो, वो भी वो करे, वो करना बंद कर दे। तो हम अपने आप को बदलें तो हमारे साथ लोग तब्दील बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी बात की है कि बड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। अक्सर ये होता है कि आपके साथ ना कोई इंसान, जैसे एक फैमिली है ना, उसमें आप देखते हैं कोई भी है, चाहे घर का बड़ा है या चाहे घर का छोटा है, वो मुसलसल ना कोई चीज़ आपके साथ करता है, या आप देखते हैं कि सर्टेन टाइम लिमिट, मतलब हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है, लेकिन वो आपके साथ ना बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता है, तो आप ना उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या आप कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। लेकिन वो चीज़ जो होती है ना, वो अक्सर उस बंदे को इनकरेजमेंट दे देती है, जब आप उसको टोकते नहीं है ना कि शायद मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो जब आप एक टाइम पे आके उस चीज़ में उसके आगे खड़े होते हैं ना, तो वो उस बंदे से वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, या वो बंदा समझता है कि नहीं, मतलब मैं इतने सालों से भी तो यही कर रहा था, उसको लगता ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। तो उस सूरत में जब आपके साथ कोई ना हक कर रहा हो, उससे बदला लेना चाहिए, या बस उस मोमेंट पे भी अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरबियत अता फरमाई कि अपने मुसलमान भाई के हर हवाले से खैर खा रहो। अगर वो मजलूम है तब भी उसका खैर खा बनना है, और अगर वो जालिम है तब भी उसका खैर खा बनना है। जालिम से मुराद ये कि अगर वो उसके हाथ से उस पर जुल्म हो रहा है तब भी हमने उसके साथ खड़े होना और जुल्म को रोकने की कोशिश करनी है, और अगर वो जालिम हो रहा है, जाने अनजाने में उससे कोई ज्यादती हो रही है, यानी बाज़ दफ़ा शऊरी तौर पर, बाज़ दफ़ा एक सामने वाले को शऊर ही नहीं होता कि उसकी ज़रा सी दिल लगी, उसकी ज़रा सी लताफत की कोशिश जो है वो अगले बंदे के दिल में आपके लिए कितना जो है वो तकलीफ़ का एक पहलू पैदा कर रही है, मुआशरे में उसके लिए जो एक हकीकी तासुर है उसको गलत करने का कितना वो ज़रिया बन रही है, या उसकी दिल शिकनी का कितना ज़रिया बन रही है। बाज़ दफ़ा ये करने वाले को कतई एहसास ही नहीं होता है, तो वो जाने या ना अनजाने में एक जुल्म का इर्तिकाब कर रहा होता है। तो सरकार ख़त्मी मरतबत ने फरमाया कि
उसको रोक कर, यानी अच्छे तरीके से उसकी पहले दर्जे पर इस्लाह करते हुए, उसे इसकी जो हसासियत है उस पर बाखबर करते हुए, समझाते हुए उसे उस जुल्म से रोकना, ये भी बतौर मुसलमान मेरी जो दीनी तकाज़े हैं उनमें शामिल है। सो इसका क्या मतलब है कि ये जो एक रवैया जो आपके साथ रवा रखा जा रहा है और जिससे हकीकी मानों में आपको भी नुकसान हो रहा है, मुआशरे को भी हो रहा है, आपके गिरदो पेश में लोगों के दरमियान आपके बारे में जो है वो एक हकीकी तासुर जो है वो गैर हकीकी में मुंतकिल होता जा रहा है, तो ये आपकी अब ज़ात का मसला नहीं है, एक आदमी की आदत पुख्ता होने का मसला है। आपने उसको बड़े एहतमाम के साथ, सलीके करीने के साथ जो है उस पर रोकना। और अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, हम उमूमी तौर पर ये समझते हैं कि शायद जो मकाफ़ात अमल वाला मामला है ना, ये अगर मैंने किसी का माल बटोरा है और माल छीन के उसको किसी अजियत में मुब्तला किया है, तो अब जो जालिम है वो हमारी सामने ज़िंदगी गुजार के चला गया और उसके पास से माल तो ख़त्म नहीं हुआ। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह के यहाँ एक अपना निज़ाम में अदल कायम है। बाज़ दफ़ा वो किसी एक ऐसे जालिम जिसने किसी को माली नुकसान पहुँचाया होता है, उससे माली अजियत का शिकार नहीं करता, लेकिन जब आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी में तफसील से जानते हैं तो आपको अंदाज़ा होना शुरू होता है कि किसी और पहलू में, सेहत के हवाले से, खानगी मामलात के हवाले से, किसी और निस्बत और ताल्लुक़ से ये मकाफ़ात अमल का, ये रद्द अमल का, ये अजर का, जज़ा और सज़ा का निज़ाम कहीं ना कहीं अपने तमाम तर नज़ीरों के साथ, मिसालों के साथ उसकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो रहा होता है। और अलमिया ये है सच्ची बात कि अक्सर औक़ात लोग भी नहीं समझ पा रहे होते, और जिसके साथ उसका किया हुआ जो शर का मामला है, जब उसे वापस पलट रहा होता है तो वो भी उसको नहीं समझ पा रहा होता, वो भी उसे दुनिया के जो ज़ाहिरी तकाज़े हैं उन पर उसकी तत्बीक कर रहा होता है और उससे उसको रेलिवेंट कर रहा होता है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि खैर एक ऐसी खूबी वाली चीज़ है कि ये यहाँ पर भी नफ़ा रसां है और आखिरत में भी हमारे लिए जो है वो नफ़ा रसां है। और यकीनन जैसे ये है, ये कैसे हो सकता है कि खैर जो है वो यहाँ भी नफ़ा दे और उसका फैज़ नस्लों में जा रहा हो, उसकी बरक़ात नस्लों में जा रही हों, और जो नुकसान है वो उसकी जो कैफियत है वो ना आगे मुंतकिल हो रही हो। मैं अक्सर ये बात क्या करता हूँ, अभी आप इरादे की बात पूछ रही थी तो मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा उसको बयान किया। सूफिया ने बड़ी खूबसूरत बात वहाँ पे की। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमत से किसी ने कहा कि मैं फ़लाँ जो मेरा अजीज़ है उसके साथ मेरे दिल में कभी मैल आ जाता है, लेकिन मैं उसके बारे में जो है वो कोई अमली कदम नहीं उठाता, यानी सिर्फ दिल में उसके बारे में सोचता हूँ, तो क्या इस पर मेरी कोई गिरफ्त तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर और कुछ भी ना होना तो इसका कम से कम वबाल ये कि जितनी देर तक तुम ये सोचते रहते हो, उतनी देर उसके ख़िलाफ़ जितनी देर सोचते हो, उतनी देर तक जो रहमत के फरिश्ते हैं, जो अल्लाह का रहमत का निज़ाम है, तुम उससे महरूम किए रहे, अपने आप को किए रखते हो। सो इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी के बारे में नेगेटिविटी करना तो बहुत दूर की बात है, जब सोच भी रहे होते हैं तो मकाफ़ात अमल की एक सूरत ये भी है कि हम उतनी देर तक जो है वो खैर का वो जो लाफानी एक निज़ाम है उससे अपने आप को गोया महरूम कर रहे होते हैं। सो हासिल कलाम ये है कि अपने आप के हर अमल पर खुद जब आप एहतसाब करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, और आपका ये यकीन होता है कि एक ऐसा परवरदिगार है जिसे ना नींद आती है, ना ऊँग आती है, कायनात सारी मिलकर भी उससे ना कोई अपना खैर छुपा सकती है, ना शर छुपा सकती है, तो वो उस रब के सामने अगर मैंने जवाबदेह होना है तो कुछ दिनों की इस एहसास के बाद सबसे बड़ी बरकत मुझे ये मुंतकिल होती है कि फिर मेरा अमल जो है वो सरापा खैर बन जाता है। यानी जो आदमी जानता है कि परवरदिगार आलम ने ये ऐलान कर रखा है कि किसी शख्स पर जुल्म करना जो है उसके लिए मैं क़यामत का भी इंतज़ार नहीं करूँगा, यहीं उसका बदला दे दूँगा, वो आदमी जो रब के इस निज़ाम पर यकीन रखता है, मुझे हैरत होती है वो जुल्म के लिए कैसे अपने आप को आमादा और तैयार पाता है। हकीकी मानों में अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ का तसव्वुर कमज़ोर हो जाना ये हमें इस तरह की गुनाह पर आमादा करता है। और मकाफ़ात अमल के हवाले से ये जो हमें धोखा है ना कि जी जब दोबारा आँख खुलेगी तो पता चलेगा, यकीन माने जब दोबारा आँख खुलेगी ना हकीकी मानों में पता उसी वक्त ही चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात कर रहे थे मकाफ़ात अमल के बारे में, और जो हमारा दीन है वो इस हवाले से हमें क्या कहता है इस पर हमने बात किया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती बहराम शाहिद। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।